यहाँ हम fun1.c के साथ इस पूरे आर्गुमेंट के एग्जांपल को समझते हैं। देखिए बिल्कुल प्रोग्राम बिल्कुल सेम है जैसे पहले हमारे पास प्रोग्राम था, परंतु जब वॉइड सम डिक्लेयर किया है तो हमने यहाँ पे दो आर्गुमेंट यहाँ पे ले लिए हैं, इंटीजर a और इंटीजर b। यहाँ पे तीसरा वेरिएबल इंटीजर x है। x में हमने a और b का टोटल किया है और x से आउटपुट को printf करवाया है। इसी तरह से माइनस में सिर्फ माइनस का फर्क है, मल्टीप्लाई और यहाँ पे डिवीजन। फाइनली वॉइड मेन में हम आते हैं। यहाँ पे हम दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं a और b। इन दोनों वेरिएबल्स को यूजर से एंटर करवाते हैं और स्कैनफ के साथ पहली इनपुट a में और दूसरी इनपुट b में स्टोर कर देते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे है, जब हम सम को कॉल करते हैं, क्योंकि हमारे पास वहां पे दो आर्गुमेंट अवेलेबल है, तो हम यहाँ से दो वैल्यूज अप्लाई करते हैं, एक a के रूप में, एक b के रूप में। ये पहली a वाली वैल्यू इस a को मिल जाएगी और इस b वाली वैल्यू इस b को मिल जाएगी और आपके पास आउटपुट अवेलेबल हो जाएगा। इस तरह से हम अपने फंक्शंस को आर्गुमेंट्स के साथ प्रयोग कर सकते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। हमारे पास यहाँ fun1.c के नाम से प्रोग्राम पहले से अवेलेबल है। देखिए सबसे पहले वॉइड सम है, फिर वॉइड माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और वॉइड मेन में सम को कॉल किया गया है। जब मैं यहाँ पे कंट्रोल F9 से इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो मेरे पास से दो नंबर मांगे जाते हैं जो मैं एंटर कर देता हूँ, तो मेरे पास आउटपुट अवेलेबल हो जाता है उन नंबरों के आधार पे। अब यहाँ पे यदि मैं सम के आर्गुमेंट्स को चेंज करता हूँ, अर्थात केवल एक आर्गुमेंट सप्लाई करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, परंतु ऊपर सम में मेरे पास दो आर्गुमेंट्स मांगे गए हैं। जैसे ही कंट्रोल F9 से मैं रन करने की कोशिश करता हूँ, देखिए क्योंकि सम के जो पैरामीटर्स हैं, सम के जो आर्गुमेंट्स हैं वो सेम नहीं है, इस करके हमारे पास एरर आ गया है। कॉलिंग में मैंने यहाँ केवल एक वैल्यू सप्लाई की है, जबकि ऊपर सम में मेरे पास दो वैल्यूज को एक्सपेक्ट किया गया है। तो इस प्रकार आप आर्गुमेंट में ध्यान रखें, आर्गुमेंट रूल्स का। फिर से यहाँ मैं ठीक कर देता हूँ सम को। देखिए आउटपुट आपके पास अवेलेबल है। इस प्रकार से आप आर्गुमेंट्स के साथ फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। आप जब फंक्शन कॉल करते हैं तो फंक्शन से कुछ एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि वो भी आपको कुछ वापस करे। इसके लिए आप रिटर्न स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं फंक्शन के अंतर्गत। देखिए यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट का प्रयोग करने के लिए जरूरी है कि आपके पास यहाँ ऊपर रिटर्न डेटा टाइप भी मेंशन की जाए। अब देखिए मेरे पास यहाँ इंटीजर सम मेंशन किया गया है वॉइड के स्थान पे। इंटीजर सम है तो इसका अर्थ ये है कि ये फंक्शन मुझे कुछ इंटीजर में वापस करेगा। अब यहाँ यदि आप फंक्शन की बॉडी के अंतर्गत देखें, इंटीजर x में a और b जो आर्गुमेंट के रूप में सप्लाई हुए उनका जोड़, और फाइनली जो आउटपुट आया है वो रिटर्न x कर दिया गया है। यहाँ पे ये रिटर्न स्टेटमेंट शामिल की गई है जो आपको वैल्यू वापस करती है इस फंक्शन को चलाने के साथ। जब हम इसकी कॉलिंग देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा भिन्न कर दिया है कॉल को। जब सम कॉल किया जाता है तो उसमें a और b को सप्लाई किया जाता है एज आर्गुमेंट, परंतु जब ये सम एग्जीक्यूट हो जाता है तो ये आपको x की वैल्यू वापस c में स्टोर करता है। बिल्कुल रूल वही है, सबसे पहले राइट हैंड साइड की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है और जो आउटपुट आपके पास अवेलेबल होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड असाइन कर दिया जाता है। और इसी तरह से मेरे पास यहाँ पे माइनस फंक्शन को कॉल किया गया है जिसमें सिर्फ माइनस ऑपरेटर का फर्क है, बाकी सारा फंक्शन जो है बिल्कुल सम की तरह है। और यहाँ पे मेरे पास माइनस में d वापस किया गया है। फाइनली जो आउटपुट मुझे यहाँ वापस मिलती है c और d के रूप में, मैं फर्दर चाहूँ तो उस पर कुछ मैनिपुलेशन और ऑपरेशन कर सकता हूँ, चाहूँ तो उन्हें यहाँ पे प्रिंट भी कर सकता हूँ। यदि आप इस प्रिंट वाली लाइन पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ही printf के बीच में इस फंक्शन को कॉल कर दिया है और यहीं पे वो उस वैल्यू को प्रिंट कर देगा जो वैल्यू इस फंक्शन ने वापस करनी है। देखिए यहाँ थोड़ा सा फर्क है। सबसे पहले मैंने ऊपर वाली लाइन में सम फंक्शन को कॉल किया, जो आउटपुट आई उसको सी में ट्रांसफर किया और फिर सी को प्रिंट करवाया, लेकिन दूसरी वाली लाइन में मैंने किसी भी वेरिएबल में आउटपुट को ट्रांसफर नहीं किया और डायरेक्टली यहीं पे प्रिंट उसे करवा दिया है। तो इस प्रकार आप दोनों तरीकों में से जो तरीका चाहें वो प्रयोग कर सकते हैं। हम इस फंक्शन को प्रैक्टिकली देखते हैं। हमारे पास यहाँ fun2.c के नाम से फाइल अवेलेबल है। इसमें सबसे पहले इंटीजर सम, फिर इंटीजर माइनस जिसको अभी हमने डिस्कस किया है, और वॉइड मेन यहाँ पे अवेलेबल है। अब यदि आप यहाँ देखें तो इन लाइनों में हम ध्यान देंगे यहाँ पे कि पहले वाला जो टोटल है यहाँ पे वो सी को डिस्प्ले करवाता है, जबकि दूसरे वाला जो टोटल है फंक्शन के द्वारा जो आउटपुट प्रदान की जाती है उसी को डिस्प्ले करवाता है। मैं यहाँ कंट्रोल F9 कर देता हूँ, रन कर देता हूँ प्रोग्राम को और यहाँ पे दो वैल्यूज सबमिट कर देता हूँ। तो देखिए आउटपुट में कोई भी फर्क नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट वाला जो आउटपुट है वो भी 34 है और सेकंड वाला जो टोटल इज है वो भी 34 है। इसके साथ माइनस वैल्यू भी यहाँ दे दी गई है 10, और इसका अर्थ ये है कि आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, और यदि आपको वैल्यू प्रिंट करनी है तो आप डायरेक्ट उसे प्रिंट भी कर सकते हैं। इस प्रकार आप फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम फंक्शन के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, स्कोप ऑफ वेरिएबल। एक वेरिएबल को जब डिक्लेयर करवाया जाता है तो वो उस फंक्शन तक या उस स्कोप तक लिमिटेड रहता है जहां उसे डिक्लेयर करवाया जाता है, परंतु जैसे ही हम उस फंक्शन या उस स्कोप से बाहर जाते हैं तो वो वेरिएबल हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पाता। इसमें देखिए हम बीच वाले एग्जांपल को पहले समझते हैं। यहाँ वर्ड सम में हमने तीन वेरिएबल्स को लिया, इंटीजर a, b और c।
यदि आप यहाँ देखें तो इंटीजर ABC को वर्ड सम में डिक्लेयर किया गया है और इसका जो फंक्शन स्कोप बैठता है इन ब्रैकेट्स के अकॉर्डिंग यदि आप ध्यान दें तो सम के ब्लॉक के अंदर ही बैठता है, जहां मैं इनको डायरेक्टली यूज कर सकता हूं। परंतु जैसे ही वर्ड मेन में जाता हूं, मैं यहाँ पे टोटल प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ, वही टोटल जो मैंने ऊपर सम फंक्शन में किया है और जिसको सी में स्टोर किया है, उसको यदि मैं मेन फंक्शन में कॉल करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पास एरर आ जाता है। क्यों एरर आता है? इसका कारण स्कोप है, क्योंकि ये जो वेरिएबल है इंटीजर सी, ये केवल सम के अंदर ही अवेलेबल है। सम से बाहर जाते ही इस वेरिएबल का स्कोप खत्म हो जाता है। अब हम पहले एग्जांपल की तरफ देखें। इसमें हमने प्रिंटफ नहीं करवाया है सी और ये प्रोग्राम बिल्कुल ठीक चलेगा। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हमने सम को कॉल किया है, क्योंकि सम में ही इस सी का प्रयोग किया गया है, तो सम के द्वारा सी का टोटल यहाँ प्रिंट हो गया है। परंतु जब हम उस वेरिएबल को डायरेक्ट प्रिंट करने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं हो पाता। इसका कारण उसका लोकल स्कोप है, तो इस कारण हमारे पास एरर अवेलेबल हो जाता है। हम यहाँ एक एग्जांपल और देखते हैं जिसमें हमने ग्लोबल स्कोप को भी शामिल किया है। यदि आप ऊपर एग्जांपल की तरफ देखें तो 2 हेडर फाइल्स मैंने इंक्लूड की। इसके पश्चात इंटीजर x को मैंने यहाँ डिक्लेयर किया है। इस इंटीजर x को किसी भी फंक्शन के अंतर्गत डिक्लेयर ना करके सब फंक्शन से ऊपर से डिक्लेयर कर दिया गया है। यहाँ पे यदि आप देखें तो वर्ड्स हमें बिल्कुल सेम कोडिंग है। यहाँ पे मैंने c को प्रिंट करवाया है, परंतु साथ ही ग्लोबल x को यानी कि x की वैल्यू भी प्रिंट करवाई है। फिर से वर्ड मेन में यहाँ पे x को 10 वैल्यू दी गई है, सम को कॉल किया गया है और यहाँ पे हमने लोकल c और ग्लोबल x दोनों को प्रिंट करवाने की कोशिश की है। इस प्रोग्राम को चलाने से पहले एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो वो सबसे पहले वर्ड मेन से शुरू होता है। तो इसका अर्थ यह है कि मैंने यहाँ x को कोई भी वैल्यू नहीं दी, लेकिन जब आपका वर्ड मेन एग्जीक्यूट होगा क्लियर स्क्रीन के पश्चात x को 10 वैल्यू यहाँ से असाइन होगी। उसके पश्चात सम फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अब जब सम फंक्शन यहाँ से एग्जीक्यूट होगा तो आपके पास 2 आउटपुट अवेलेबल हो जाएंगे, एक c का और एक x का। c का निर्भर करेगा यूजर ने कौन से 2 इनपुट दिए हैं और x का क्योंकि 10 है इसलिए यहाँ पे 10 आउटपुट अवेलेबल हो जाएगा। उसके तुरंत पश्चात यहाँ पे अब देखिए मैंने C को यहाँ पे कमेंट बना दिया है क्योंकि ये एरर देगी लाइन अगर मैं डायरेक्ट इसे चलाता हूँ, क्योंकि C जो है वो लोकल स्कोप का वेरिएबल है और सम के अंतर्गत ही चल पाएगा और C को मैं वर्ड मेन में कॉल नहीं कर पाऊंगा। परंतु यहाँ पे प्रिंटफ में मैंने ग्लोबल x को कॉल किया है और ये यहाँ पे वर्किंग कर पाएगा क्योंकि x जो है वो एक ग्लोबल वेरिएबल है, वो किसी भी फंक्शन की बाउंड्री से अटैच नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आप कोई ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं तो वो सभी फंक्शंस के लिए कॉमन रहता है। आप किसी भी फंक्शन में से कॉल कर सकते हैं। किसी फंक्शन में कोई लोकल वेरिएबल क्रिएट करते हैं और दूसरे फंक्शन में से कॉल करने की कोशिश करते हैं तो आप नहीं कर पाते क्योंकि उसका स्कोप लोकल स्कोप रहता है।